Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are in good health and you are working on your previous topics which we have covered. Now, today we are starting a new chapter under the heading of chemical bonding. And these are the topics for this week. Inshallah, we'll try our best to finish these topics in this week. And the topics are types of chemical bond. Now, we're going to just अभी इस वीक में हम जस्ट रफली देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो होते हैं. इसके अलावा विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द आयनिक बॉन्ड और उसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे सोडियम क्लोराइड की और सीजियम क्लोराइड की. इसके अलावा लेटिस एनर्जी को देखेंगे कि लेटिस एनर्जी क्या होती है. बॉन्ड हैबर साइकिल देखेंगे. फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड के क्या होते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ बॉन्ड. और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या चीज़ है. नाउ इसमें जो आई विल नॉट गो थ्रू द एंटायर पैसेज. आप इसमें से इसको जस्ट गो थ्रू वंस. इसमें आप लोग खुद रीड करके जो मेन पॉइंट्स हैं लाइक फॉर ऑब्जेक्टिव उसको आप अंडरलाइन कीजिए. और आई शैल जस्ट रफली कुछ इसमें से जो हैं हाईलाइटेड चीज़ें उनको मैं अभी डिस्कस करके उसको और फिर देन वी विल कम टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. नाउ द फोर्स विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल आर डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड बॉन्ड. नाउ बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं? एक तो जेम्स बॉन्ड है, वो वाला बॉन्ड नहीं है ये. बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे हैं. तो इट्स अ बॉन्ड विच होल्ड टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. नाउ अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आप मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जिसके अंदर टू एटम्स आपस में अटैच हो. फॉर एग्जाम्पल H2 है, हाइड्रोजन गैस है. O2 है, ऑक्सीजन गैस है. Cl2 है, क्लोरीन गैस है. तो इसके अंदर दो एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के अगर अटैच है आपस में तो किस तरह से अटैच है? थ्रू अ बॉन्ड. और इस चीज को हम कहते हैं कि इट्स अ बॉन्ड. लाइक इफ टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, जॉइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड bond. Now, before the consideration of the electronic structure of atoms, the nature of forces binding atoms together to form molecules were considered to be due to their combining capacities called valencies. Now, देखिए जब भी आप कोई भी दो एटम्स को देखते हैं कि वो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो हमें उनके फौरन हमारे जहन में ये आना चाहिए एज ए केमिस्ट. और अब जिस लेवल पे आप लोग पहुंच गए हैं कि आपने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख ली हैं, तमाम मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स की आपको पता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है. तो जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखें तो आपके जहन में आ जाना चाहिए फौरन कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो आपको पता है कि 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं तो 1s1 एंड 1s1, दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है उसका भी 1s1 है एंड दे आर कंबाइनिंग टुगेदर. तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम की उसकी बेस पे होती है एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी ऑल्सो. लाइक हाइड्रोजन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मौजूद है तो वो शेयर करेगा इस अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, या तो शेयरिंग करेगा दूसरे एटम के साथ या फिर वो क्या करेगा इसको लाइक कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा. दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. मेजॉरिटी ऑफ द बॉन्ड्स में यही हो रहा होता है, या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है. अगर पूरा ट्रांसफर हो जाएगा वो तो हम उसको कह देते हैं कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है. तो वो या तो उसको ट्रांसफर कर देता है या फिर वो शेयरिंग करता है उसको. तो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन. Now, this classical concept of chemical bond formation has now been replaced by modern and more useful theories of bonding discussed in this chapter. Now, देखिए अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी थी, क्योंकि आपने बेसिक बिल्कुल उसका पढ़ा हुआ है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उसमें हमें ज़्यादातर दो ही तरह के बॉन्ड्स नज़र आ रहे होते हैं. या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है. लेकिन इन दो बॉन्ड्स के अलावा भी कुछ बॉन्ड्स होते हैं
जो कि हम डिटेल में चेक करेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली इस चैप्टर का मकसद यही है कि हम देखें कि कौन कौन से डिफरेंट किस्म के बॉन्डिंग्स जो हैं वो पॉसिबल हैं अदर देन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आप शुरू से पढ़ते हुए आते हैं बचपन से, यानी लाइक फ्रॉम ग्रेड 8 एंड ऑनवर्ड्स आप यही पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आयनिक एंड कोवेलेंट। नाउ आप देखेंगे कि और अदर काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स कौन से मौजूद हैं और उनके लिए कौन सी थियरीज हैं जो कि यूज होती हैं। The stable molecule is a group of atoms held together by valence forces. ठीक है, कोई भी जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उनकी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, वैलेंस फोर्सेस पे। और वैलेंस फोर्सेस बेसिकली आप यही देखिए कि जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो फोर्स फॉर्म करते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं कि दैट इज द valence force. The distance of separation of atoms in the molecule are of the order of atomic diameter. Now, जो distance है atoms का in the molecule इस किस पे डिपेंड कर रहा होता है, order of atomic diameter. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, ये वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से जब दो एटम्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, एटॉमिक डायमीटर पे, विच इज टेकन इन आर्मस्ट्रॉन्ग। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये बेसिकली इसका यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 to the power -8 centimeter or 10 to the power -1 nanometer. Now the forces which are responsible for chemical bonding depend upon the structure of the atoms. अच्छा, अब जो ये केमिकल बॉन्डिंग हो रही है दो एटम्स के दरमियान, उनके दरमियान जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से क्या मुराद है कि आया कि वो जो मतलब किस तरह की वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके पास मौजूद हैं या नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके पास मौजूद हैं एटम के पास फॉर मेकिंग अ बॉन्ड। तो इट डिपेंड्स ऑन द structure of the atom. Now, it is due to this reason that progress in understanding of chemical bonding has gone hand in hand with progress in the elucidation of atomic structure. Now, इसी वजह से क्या है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, यानी कि इनिशियली सिर्फ ये कंसिडर किया जाता था कि सिर्फ आयनिक बॉन्ड या तो होगा या मोर अगर कोई होगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन as the structure of the atom has developed, like elucidation of a structure of atom का मतलब ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिस तरह से नई नई चीजें दरियाफ्त हुई हैं कि किस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या कुछ जो हैं वो आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग भी जो है हैंड इन हैंड मीन साइड बाय साइड उसके साथ साथ जो है वो उसके अंदर भी डेवलपमेंट हुई है या प्रोग्रेस हुई है। Now, Thomson suggested that electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions were responsible for chemical bonding. Now, he was a scientist. There was a scientist, Thomson. उसने क्या suggest किया था कि जो electrostatic force of attraction होती है कोई भी दो oppositely charged ions के दरमियान, वो responsible होती है किसी भी chemical bond की formation में. Now, according to Kossel 1916 में इन्होंने ये बताया the atoms of more electropositive elements immediately following inert gases lose one or more electron to produce positively charged ions with inert gas configuration. In the same way, atoms of strongly electronegative elements which precedes the inert gas would gain one or more electrons to produce negatively charged ions having inert gas configuration. अच्छा देखिए, कॉस्टल ने ये बताया कि देखें आप हम सबको ही पता है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू गो टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं उन सबकी ख्वाहिश ये होती है कि उनके जो एंड में नोबल गैस मौजूद है वो वाली कॉन्फ़िगरेशन वो किसी भी तरह अटेन कर लें ना। उस अटेनमेंट के लिए बाज एलिमेंट्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, और कुछ क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अट्रैक्ट करके जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। और इसी कंपटीशन में क्या हो रहा होता है, केमिकल बॉन्डिंग
हो रही होती है दो एटम्स के दरमियान, यानी एक एलिमेंट या एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के स्टेबल होना चाह रहा होता है, और दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है. So the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are responsible for formation of chemical bond. अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है obviously वो negatively charged है, और as a result of that there will be a force of attraction between them, और उसकी रिजल्ट में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. Now this type of bond is referred to ionic और polar bond. Now आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. दैट इज द मेजर पॉइंट फॉर आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड. एक उसमें हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मौजूद होता है, और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होता है. तो ऐसे दो एटम्स जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड भी कहते हैं. Now there is another scientist named Lewis 1916 में थे ये भी, suggested that the atoms of some elements would form bonds by sharing of electrons. Such type of bonds are called कोविलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड. ये वी ऑल नो दैट कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी दो एटम्स ऐसे हैं जो आपस में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे होते, सिर्फ शेयर कर रहे होते हैं. अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल शेयर दिस वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच अदर. तो ऐसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनको हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है. और ये इसका जो सजेशन दी थी वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, लुइस ने. ठीक. अच्छा, नाउ इट नीड टू बी मेंशन्ड ओवर हियर दैट दीज आर नॉट the only forces responsible for all the chemical bonds, but the ion dipole forces or dipole forces, interactions arising out of polarization of atomic system, and the forces operative in the solids also play an important role. अब देखें, with the passage of time and as the structure elucidation of हुआ है एटम का, उसकी वजह से हमें ये पता चला कि these are not the only bonds, these two are not the only bonds, like आयनिक और कोवेलेंट ये दो ही bonds नहीं है, इसके अलावा भी कुछ मतलब फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. और वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल 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 फोर्सेस हैं, जैसे कि दो एटम्स के दरमियान एक तो बॉन्ड ही फॉर्म हुआ होता है, इसके अलावा कुछ जो है पोलराइज हो जाते हैं, वो कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कहीं ज़्यादा हो जाए तो वो पॉजिटिवली चार्ज जाते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आई मीन एक क्लाउड बन गया अगर किसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहाँ पे डाइपोल नेगेटिव हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ और बॉन्डिंग या कुछ और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें ऑपरेटिव हो जाती हैं, and that also plays a part in the chemical bonding. Now following discussion will deal with the simple concept of electron transfer and electron sharing and a brief treatment of other types of bond. Now यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बताया है कि किस तरह से अदर जो फोर्सेस हैं वो किस तरह हेल्पफुल होती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. उसके लिए कि इन्होंने जैसे यहाँ पे ये ग्राफिकल भी एक डायग्राम शो की है जिसमें इन्होंने potential energy diagram for the formation of a chemical bond between two atoms है ये. यानी यहाँ पे ये जो ग्राफ में अगर आप इस वाले कोऑर्डिनेट पे देखें तो एनर्जी है, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की आफ्टर फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड, वो इन्होंने यहाँ पे प्लॉट की है. और इसमें दूसरे जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका, इस पे इन्होंने internuclear distance at equilibrium on bond formation and जो आपकी इसके बाद इन्होंने मेजर यहाँ से किया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर आपने डिसोसिएट करना है किसी भी बॉन्ड को तो उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस पैराग्राफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस graph. Now when atoms combine to form molecule, they come close together and interact in such a way that the energy of the system is lowered.
ना देखिए, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि वेन एवर देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा लोअर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर एनर्जी बहुत हाई रहे। अगर हाई है एनर्जी तो मीन्स वो स्टेबल बॉन्ड नहीं है, वो फौरन ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to remember कि whenever there is a bond formation, whether ionic, covalent, dipole or any other form of bond, the energy of the system का क्या मतलब है, energy of the molecule, the new molecule which is formed will be lowered. ठीक। Now during the bond formation the energy of the molecular system falls due to attractive forces। और क्यों ऐसा होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्यों डाउन होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू एटम्स वो इंक्रीज होती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट overall energy of the molecule will be lowered, will decrease. It continues to fall until the two atoms come so close together that the nuclear repulsion of the system go through a minimum and show a rise afterwards. The energy is minimum at an equilibrium internuclear distance RE, curve A, which is shown by curve A. Like देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि whenever like two charged मतलब मौजूद है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कोई आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एनर्जी इज of the system is going down from here, and then after once the bond is formed it will come to an equilibrium, like stabilize हो गई है, लेकिन overall energy of the system क्या हो रही है, वो डाउन की तरफ है। ठीक, so this is what the curve A, this one is the curve A, this is explained here, like overall energy while formation of a bond will be decreased and then it will be stabilized। ठीक है। Now the energy is minimum at an equilibrium internuclear distance RE, curve A, where the two atoms are held together very firmly with the maximum possible decrease in energy. As this energy is much lower than that present in the atom, the stability of the molecule is gained by a chemical bond when the chemical bond is formed. तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो एक तो डिक्रीज होगी आपकी, एंड देन वंस द बॉन्ड इज फॉर्म इट विल बी स्टेबलाइज। लाइक उसके बाद ये नहीं होगा कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको कोई हीट प्रोवाइड करें या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ जाए मॉलिक्यूल के अंदर जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं और दो जो आपके एटम्स हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो फर्स्ट व्हाट विल हैपन, द potential energy will be decreased, and once the bond is formed it will be at the equilibrium here, it will be at equilibrium once the bond is formed, and there will be no decrease or increase in the total energy. ठीक, now depending upon the nature of the atom, it is sometimes possible that with the decrease in interatomic distances r, the energy increases. Now कुछ sometimes ऐसा भी होता है कि अगर आपकी जो दो एटम्स हैं which are trying to make a bond, उनके अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएं, तो फिर क्या होता है कि क्योंकि अगर दो एटम्स की दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज हो गया है, तो फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर वो दूसरे न्यूक्लियस पर अफेक्ट करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि एनर्जी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज भी हो जाती है, बट दैट इज वेरी रेयर, नॉट इन ऑल द केसेस। In this situation, atoms do not combine to form molecule, that is curve B. At RE, the repulsive and attractive forces are equal so that the net force is 0. Now देखिए यहाँ पे जैसे ये curve B है उसमें ये यही explain कर रहे हैं कि अगर दो atoms ऐसे हैं जो कि they want to make a bond but the inter atomic जो distance है उनका वो बहुत ज़्यादा close है दो एटम्स का, तो फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं यानी कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन यानी जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस की जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं दैट विल विल नॉट लेट द बॉन्ड फॉर्मेशन हैपन। वो रिपल्सिव फोर्सेस जो है बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं होने देंगी।
So basically this is what this graph is telling us. Okay, now nature and types of chemical bonds. Now as I told you ke, other than ionic or electrovalent bond and covalent bond, there are some other chemical bonds also present, which are coordinate covalent, पेयर बॉन्ड भी इनको कहते हैं, मेटालिक एंड नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, वंडर वॉल्स एंड लॉन्ग रेंज बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने पिक्चर थोड़ी सी आपके लिए पेस्ट की है, इसको आप जस्ट गो थ्रू इट, सो यू विल हैव अ पिक्चर कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और फिर किस तरह से वो एक मॉलिक्यूल में बन जाता है, जैसे दो एटम्स किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग करते हैं आपस में इस इलेक्ट्रॉन को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाता है। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी काइंड ऑफ मतलब रिजेंबल कर रहा होता है आयनिक बॉन्ड से, तो उसकी डेफिनेशन यू कैन जस्ट गो थ्रू इट सो दैट यू हैव अ पिक्चर कि भाई किस तरह से हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा रीडिंग का मटेरियल है विच यू कैन जस्ट गो थ्रू। इसी तरह आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है और किन एलिमेंट्स में होती है जिनके अंदर यूजुअली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बॉन्ड्स के पैरामीटर होते हैं, ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। दिस इज जस्ट रिविजन ऑफ थिंग्स, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या हैं, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं। ये हमने ये लास्ट टाइम भी हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज दीज थिंग्स सो दैट जब हम आगे ये टर्म्स को पढ़ें तो यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट इज अ बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली अ न्यू टर्म फॉर यू, आप इसको जस्ट रीड इट। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of bond are broken in a substance at this particular temperature. The higher its value, the stronger the bond and the more energy required to break it. Basically bond enthalpy वो energy होती है which is required for 1 mole of bonds are broken, यानी वो energy which is required to break the bond। ठीक, और जितनी ज्यादा ये हायर होती है बॉन्ड एंथैल्पी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है किसी भी दो एटम्स के दरमियान, और ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या टर्म्स हैं, एंड इंशाल्लाह now let's see कि what is ionic or covalent bonding।